हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने वाले हैं हम एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बातें करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रिस्पिरेशन से हमारा मतलब होता है कि फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करवाते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक से स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बातें करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, होने क्या वाला है, कहाँ पे होने वाला है। देन हम इसको रीड करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट सपोज़ कि ये हमारी मैट्रिक्स ऑफ लेट सपोज़ ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाती है इसको क्रिस्टा या क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन हुई माइटोकॉन्ड्रिया की, और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, 70S का राइबोसोम होता है, और ये जो मैट्रिक्स होती है वो साइट होती है किसकी? क्रेब साइकिल की। यहाँ पे हमें क्रेब साइकिल देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन साइट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है जो फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स साइट होती है क्रेब साइकिल की। ठीक है, तो अभी आपको जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का ये साइट है क्रेब साइकिल का, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो साइट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ये क्या होता है हम क्रेब साइकिल के बाद देखेंगे। ठीक है, अभी आप केवल साइट को याद रखिए। दूसरी बात अगर हम बातें करें तो लेट सपोज़ ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। साइटोसोल में जो रिएक्शन हुई थी जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे थे उससे पायरुविक एसिड हमें बनता हुआ देखने को मिला था C3H4O3। अब एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि ये इंटर करे कहाँ पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहीं पे क्रेब साइकिल होनी है। बट मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इसके लिए इम्परमिएबल होती है। यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बातें करें तो वो पायरुविक एसिड को अलाउ ही नहीं करेगी इससे क्रॉस करने को। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करने को पायरुविक एसिड को इनर मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी। तो अब क्या रास्ता बचा हमारे पास? तो होता ये है कि हम पायरुविक एसिड को पहले एक ऐसे कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर वो क्रेब साइकिल में इंटर करता है। बात समझ में आई? पायरुविक एसिड सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं इंटर कर सकता, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन के थ्रू पायरुविक एसिड को एक दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, और इस मॉलिक्यूल का नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम, और ये एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है क्रेब साइकिल में। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन कहते हैं,
जो कि कैटालाइज करा जाता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के द्वारा। मैं उस रिएक्शन को भी अभी आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये C3H4O3 ये पायरुविक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। ये हमारी रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यानी एक अकेला एंजाइम नहीं होता बल्कि इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, E1, E2 और E3। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हमारा E3 वाला एंजाइम होता है। इस रिएक्शन में ना केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है बल्कि डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए जुड़ते हैं, NAD पॉजिटिव का भी इस्तेमाल होता है, प्रोटॉन जुड़ते हैं हमारे, और नेट रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए के। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं CO2 के और 2 मिल जाते हैं मॉलिक्यूल NADH2 के। इस रिएक्शन का नाम होता है लिंक रिएक्शन। ठीक है, ये लिंक रिएक्शन जब तक होगा नहीं तब तक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा नहीं, और एसिटाइल कोएंजाइम जब तक बनेगा नहीं तब तक ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा नहीं। तो हमने क्या बात सीखी कि पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना था वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता। इसलिए पायरुविक एसिड को पहले हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, और फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम भेजते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल कराने के लिए। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के अलावा जो यहाँ पे आयन इस्तेमाल होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। अगेन मैग्नीशियम आयन और भी हमने एक जगह बात करी थी जब हमने हेक्सोकाइनेज की बात करी थी ग्लाइकोलिसिस में। खैर अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगी, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम इतने पार्ट को रीड कर लेते हैं। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from the cytoplasm into the mitochondria। वही बात बोल रहा है कि पायरुवेट जो है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में उसका भेजा जाना है। The crucial event in aerobic respiration are complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all hydrogen atom leaving 3 molecule of CO2। बेसिक सी बात है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनेंगे और दोनों पायरुवेट टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। एक पायरुवेट 3 कार्बन रिलीज़ करेगा। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 3 ही तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे। ठीक है। The passing on of the electron removed as a part of hydrogen atom to molecule O2 with simultaneous synthesis of ATP। ये जो दूसरी बात इसने मेंशन करी है वो असल में बात करी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, और जो पहली बात इसने करी है वो असल में क्रेब्स साइकिल की बात आप कह सकते हो ओवरऑल। ठीक है। What is interesting to note is that the first process take place in the matrix of mitochondria। यानी ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, जो पहली वाली बात हमने कही थी। ठीक है, पहली वाली बात क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड है। सेकंड बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में अकर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के। While the second process is located on the inner membrane of mitochondria। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो साइट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो क्या होती है, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल की जो साइट होती है वो होती है हमारी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल आफ्टर, साइटोसोल से मतलब हमारा है साइटोप्लाज्म से। ठीक है। आफ्टर इट इंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिक सी बात हमने बोला कि अब
जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो पायरुविक एसिड को अलाउ नहीं करता अपने थ्रू क्रॉस करने को, और चूँकि पायरुविक एसिड को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्रेब्स साइकिल के लिए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। तो लिंक रिएक्शन के थ्रू हम ये काम करवाते हैं और इस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया था कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा डीकार्बोक्सिलेशन की भी प्रोसेस होगी, क्योंकि CO2 का रिमूवल हो रहा है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे NAD पॉजिटिव रिड्यूस होकर NADH में चेंज हो जा रहा है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोएंजाइम में जुड़ रहा है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस है। इसी रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है ये हमारे क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में जो होता है वो हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं। Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol after it enters mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase. The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD positive and coenzyme A. During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid. एक ग्लूकोज से कितना बना, 2 पायरुविक एसिड बने, और 2 पायरुविक एसिड से जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे तो 2 NADH भी बनेंगे। ये एक पायरुविक एसिड की कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे जब आप ट्वाइस करोगे तो यहाँ भी आपको रिएक्शन में ट्वाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी तक क्या बातें हमने करी, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन 2 ATP का, 2 NADH का और 2 पायरुविक एसिड बने थे। फिर यहाँ पे लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड इस्तेमाल होंगे तो 2 NADH भी बनेंगे और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा आप। तो अभी तक की हम नेट कैलकुलेशन बात करें तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बना, 2 CO2 निकला, 2 ATP निकला और 4 NADH निकले। क्या मैंने सही कहा ये बात? अभी तक की लिंक रिएक्शन तक की बात हम करें तो फर्मेंटेशन हमने नहीं कराया, ग्लाइकोलिसिस से सीधे हमने लिंक रिएक्शन की बात करी। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2, ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली। The acetyl coenzyme में then enters a cyclic pathway ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो देखिए, ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये क्रेब्स साइकिल को ही कहते हैं। क्रेब्स साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के पास 3 COOH बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो हम इसे क्रेब्स साइकिल भी बुलाते हैं, हम इसे TCA साइकिल भी बुलाते हैं, और इसे हम, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुलाते हैं, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम सीधे मूव करते हैं, आपको सिट्रिक एसिड साइकिल पे ले चलते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। आप देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, मतलब आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में। मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ इसका। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्रिस्टा है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। ये सिट्रिक एसिड साइकिल की साइट है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलने वाली है वो कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसे हम TCA साइकिल भी बुला रहे हैं या जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी बुला रहे हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुल 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिएगा। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और एक सिंपलर फॉर्म में है। ठीक है, मैं आपको दोनों से अवगत कराता हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड था,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसे ऑक्जेलो एसिटेट कहते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब हमने C4 साइकिल की बात करी थी, जिसे हम हैच और स्लैग साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटेट 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में ये फॉर्म करते हैं सिट्रिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। और इसमें चूँकि 3 COH बॉन्ड होते हैं, इसी वजह से इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड चेंज करता है, आइसोमराइज करता है सिस एकोनेट्रिक एसिड में, जो कि इस स्टेप में मिसिंग है। उसके बाद से वो चेंज करता है आइसोसिट्रिक एसिड में, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड चेंज करता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, जो कि स्टेप इसमें मिसिंग है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से जब अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, याद रखिएगा। ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का था, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का था। जो अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड है हमारा, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसका मतलब है कि CO2 निकला होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ इस स्टेप में NADH प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? NADH प्रोड्यूस होता है। किस स्टेप में NADH प्रोड्यूस होता है, इसको याद करने का तरीका होता है पिटाई इसकी आज से मालिक। पिटाई इसकी आज से मालिक। P फॉर पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तब NADH प्रोड्यूस होता है। आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप देखिए अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना है, तब भी क्या अब निकल रहा है? NADH प्रोड्यूस हुआ, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बना, तब भी NADH बना। लेकिन इस स्टेप में याद रखना है कि जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे NADH ना बन के FADH2 बनता है। क्या बनता है? FADH2। बाकी M फॉर होता है मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे भी NADH प्रोड्यूस होता है। तो एक तो पायरुविक एसिड से जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तब NADH प्रोड्यूस होता है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, तब NADH प्रोड्यूस होता है। पिटाई इसकी आज अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है, तब भी NADH प्रोड्यूस होता है। और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो FADH प्रोड्यूस होता है। और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, तब हमारा NADH प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये FADH याद रखना है। NADH किस स्टेप में बनता है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। पिटाई इसकी आज से मालिक, ठीक है। यहाँ पे जब सक्सिनिल कोएंजाइम में जो है, ये जब सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है, तो यहाँ पे हमें GTP बनते हुए देखने को मिलता है। असल में ये GTP कुछ नहीं बल्कि ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगली कैलकुलेशन हमने बताया ना कि कार्बन की कर लेते हैं। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का, सक्सिनिल कोएंजाइम A 4 कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे भी एक CO2 निकल जाता है। सक्सिनेट 4 कार्बन का, फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का, मैलिक एसिड 4 कार्बन का। तो ये हमारी कुछ रही कैलकुलेशंस, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, ठीक है। पिछले डायग्राम पे हम मूव करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। इसके थ्रू आप समझ जाओगे कि ये साइकिल कैसे हुई, और फिर इस साइकिल को याद करने की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर के उसने सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में। तो इस C को याद करेंगे आप इसके निमोनिक से C से, ठीक है। सिट्रिक एसिड चेंज होता है सिस एकोनेट्रिक एसिड में, जिसको याद करेंगे आप C से। असल में मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। इसका ट्रिक होता है क्रिकेट कोच इंडिया
ऑफ, बीच में ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड होता है, अपॉइंटिंग स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। क्रिकेट कोच इंडिया ऑफ अपॉइंटिंग स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनेट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो कुल 10 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। बीच में एक स्टेप मिसिंग है, वो है ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड का बनना। मैं फिर से निमोनिक्स को याद कराता हूँ। क्रिकेट कोच, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ दूसरे कलर से। क्रिकेट कोच इंडिया ऑफ अपॉइंटिंग स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ठीक है। किन किन स्टेप में एनएडीएच निकलता है? पिटाई, इसकी, आज, या जिसे हम ए से लिख दो, से, मालिक। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनता है तो आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तब, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम में बना तब, और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो इस स्टेप में FADH2 प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो NADH प्रोड्यूस होता है। बाकी सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पे GTP निकलता है, जो कि असल में ATP ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। TC साइकिल, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसकी साइट क्या है? तो इसकी साइट होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं NCERT के लाइन पे। TCA cycle, the TCA cycle start with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि सिट्रेट सिंथेज जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में फॉर्म कर देगा सिट्रिक एसिड को, और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास जो कोएंजाइम ए था उस कोएंजाइम ए को हटा दिया जाएगा। सिट्रेट इज़ देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रिक एसिड। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि ये कुछ स्टेप्स को NCERT ने छोड़ दिया है। जैसे सिट्रिक एसिड से एकोनेट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा था तो उस स्टेप को उसने छोड़ दिया, और नेक्स्ट स्टेप जो कि आइसोसिट्रिक एसिड वाली बात है उसने उसको लिख दिया। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। जैसा कि आपने देखा था कि आइसोसिट्रिक एसिड से जब हमने ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड की बात करी थी और ऑक्सैलोसैक्सेनिक एसिड से जब हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की बात करी थी तो एक CO2 निकला था। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब हमने सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनवाया था तो एक CO2 और निकला था। इसलिए यहाँ पे उसने 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात आपसे कही, 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन की। एक जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना तब एक CO2 निकल चुका होगा, और एक जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना होगा तब एक CO2 निकल चुका होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। इन द रिमेनिंग स्टेप द सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनिल कोएंजाइम ए is oxidized to oxaloacetic acid along the cycle to continue। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना होगा, फिर सक्सिनिक एसिड बना, फिर फ्यूमेरिक एसिड बना होगा बीच में, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसने सारे बात कही हैं। आप देख सकते हो कि साइकिल में कई सारे स्टेप्स मिसिंग हैं। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बीच बीच में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब हम इसको बस रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज़ प्रोड्यूस्ड। तो
तो ये बात याद रखिएगा कि किस स्टेप में GTP बनता है, किस स्टेप में NADH प्रोड्यूस होता है, किस स्टेप में FADH2 बनता है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि आपसे कैलकुलेशन के सवाल दे सकता है कि रिएक्शन को बीच में से शुरू कर देगा ना, आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए कि फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला। ठीक है, दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो GTP बना है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का रिजल्ट है। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GTP विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जो GTP बना है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। Also, there is a 3 point in the cycle where NAD positive is reduced to NADH and 1 point where FAD positive is reduced to FADH2। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 लोकेशन है जहाँ पे NADH बनता है, जब आइसोसिटिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना तब, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम A बना तब, और जब तीसरा मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना तब। और FADH2 कब बना? जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना तब। ठीक है, GTP कब बना? जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बना। तो इस तरीके से हम लोगों ने NADH, FADH2 और GTP की कैलकुलेशन करी। ठीक है, द कंटिन्यूड, कहाँ पे थे हम? हाँ, ये बात हमने पढ़ ली थी। The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle require the continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it is also require regeneration of NAD positive and FAD positive from NADH and FADH2 respectively. The summary equation for this phase of respiration may be written as follows. आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन के थ्रू आपको बताया है कि अगर पायरुविक एसिड को आप लेके चलते हो तो लिंक रिएक्शन के साथ साथ, लिंक रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन करा गया है, लिंक रिएक्शन अगर आप कराते हो तो कितने आपको NADH2, कितने FADH2 जो है और मिला। और ये ATP असल में GTP से आया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ है, ये Krebs साइकिल है अलॉन्ग विद द लिंक रिएक्शन। We have till now seen that the glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADH2 and 2 FADH2 has been synthesized beside just 2 molecule of ATP in TCA cycle। बेसिक सी बात अगर मैं आपसे बोल दूँ तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 ATP की बात करी थी और 2 NADH की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। लिंक रिएक्शन में हमने 2 NADH की बात करी थी। अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेकर चलें जिससे 2 पायरुविक एसिड बना और 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH बने लिंक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन की कैलकुलेशन है। जब हमने TCA साइकिल चलाई तो अगर आपको याद हो तो उसमें 3 NADH प्रोड्यूस हुए थे, एक बार रिएक्शन हुई थी तो एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ था अगर आपको याद हो तो, और एक GTP बना था जो हम ATP कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तब हुआ था ना जब एक एसिटिल कोएंजाइम इस्तेमाल हुआ था, बट यहाँ पे तो 2 एसिटिल कोएंजाइम इस्तेमाल होंगे क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम बने। तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएंगे, 6 NADH2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम को लेके चलें तो ऐसे केस में आपको ऑलरेडी इसका जवाब पता है कि TCA साइकिल में अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू हम रिएक्शन को कराएं तो कुल 6 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP या 2 ATP हो जाएगा। तो ये नेट कैलकुलेशन रही। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH2 मिलेगा, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 मिलेगा, TCA साइकिल में 6 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP या फिर 2 ATP हमें ऑब्टेन होगा। आप जोड़ लोगे सारे को तो आपको NADH2, FADH2 और GTP की कैलकुलेशन मिल जाएगी। अब देखिए क्या कहता है, इसको समझते हैं अब। You may wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large amount of ATP has yet been synthesized. बेसिक सी बात इसने ये कहा कि अभी तक क्रेब्स साइकिल भी ख़त्म हो गई, बट कहीं पे भी हमने ऑक्सीजन की बात तो करी ही नहीं, जैसा कि हम एरोबिक रिस्पिरेशन में कह रहे थे। दूसरी बात हमने ये कहा था कि एरोबिक रिस्पिरेशन में लार्ज नंबर में ATP प्रोड्यूस होता है,
बट यहाँ पे कहीं पे भी तो हमें ATP नहीं दिख रहा है, बल्कि हमें NADH2 मिला, FADH2 मिला, GTP मिला, और GTP से ATP भी मिला तो बहुत ही कम मिला। मेनली तो हमें NADH ही मिला। अगर आप कैलकुलेट करो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से तो हमें 10 NADH2 मिले, 2 FADH2 मिला और 4 ATP मिले। तो मैक्सिमम तो हमें NADH2, FADH2 यही सब मिले, NADH, FADH2। तो बेसिक सी बात यह है कि ATP कहाँ गई। तो अब इसी के लिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो FADH2 है, NADH2 है, इसको हम ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इतना याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने इसीलिए कराया ताकि हम एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइक NADH2, FADH2, इनको हम ATP के फॉर्म में ला सकें। Also, what is the role of NADH and FADH2? Data synthesize. Let us now understand the role of O2 in respiration and how ATP is synthesized. Hopefully आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी।